Hi guys, so we are starting Geography UPSC Previous Year Questions Part 9, and this video is again about World Regional Geography as already discussed in Part 8. So this will be the last video on World Regional Geography, and then we can proceed with Indian Geography, which is the last section in Geography Previous Year Questions. So yay! But Indian Geography is going to be long because there are several questions from that section, and that tells you that it is an important section for UPSC. So yeah, so I'm thinking of introducing polity in the middle to give you some refreshment and a motivation booster because the polity थोड़ा सबका अच्छा होता है, correct? तो I'm thinking और like अगर आप बोर हो चुके होंगे geography previous year question से तो बीच में polity भी आएगा and geography obviously it will continue, so don't worry about that. And yes, so we should start the video. First question is from the year 2014. Turkey is located between the Black Sea and Caspian Sea, the Black Sea and Mediterranean Sea, Gulf of Suez and the Mediterranean Sea, Gulf of Aqaba and the Dead Sea. So please pause the video and we can discuss the answer then. So the answer is option B, the Black Sea and Mediterranean Sea. तो हमने जब Mediterranean Sea का मैप देखा था लास्ट पार्ट में, तो आपको टर्की काफी अच्छे से दिखा होगा. हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. सो एज यू कैन सी, टर्की एशिया वाले साइड में आइए, राइट साइड में यू कैन सी बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी क्या है, टर्की. ओके और अगर आपने हमने निमोनिक्स भी बनाए थे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के लिए, तो आपको उससे भी याद रहेगा कि दोनों में ही टर्की आता है. तो इसीलिए टर्की कम्स बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी. ये आपको थोड़ा याद रखने में इजी होगा क्योंकि कैस्पियन सी उस साइड है थोड़ा सा. ठीक है. Or yes, so let's go to the next question. Next question is from the year 2014. What is the correct sequence of occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceeds from south to north? First is Bangkok, second is Hanoi, third is Jakarta, fourth is Singapore. Select the correct option using the code given below. Option A 4213, option B 3241, option C 3412, option D 4321. So please pause the video and lock your answer and we'll come up with the answer then. So the answer is option C 3412. अभी यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि साउथ टू नॉर्थ पूछा है, नॉर्थ टू साउथ नहीं. तो हमें नीचे से ऊपर जाना है और सबसे नीचे आता है जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल, देन कम्स सिंगापुर एंड देन कम्स बैंकॉक एंड देन सबसे अंत में मतलब सबसे नॉर्थ में इज हैनोई, दैट इज वियतनाम्स कैपिटल. सो जस्ट विल सी दैट इन द मैप. सो एज यू कैन सी, अगर हम लोग लेफ्ट साइड के मैप में जाते हैं पहले, तो वहां आप देख सकते हैं कि जकार्ता वो जावा आइलैंड में है. आप सुमत्रा है, फिर जावा है, आप देखिए एकदम लास्ट में वहां पे जकार्ता है रेड डॉट में. ओके सो जकार्ता सबसे नीचे है और ये आपका इंडोनेशिया का कैपिटल भी है. ओके फिर आप देख सकते हैं कि जकार्ता के ऊपर मतलब जकार्ता के जस्ट ऊपर नहीं, जकार्ता के ऊपर आप ये जावा आइलैंड के ऊपर आप देखिए सुमत्रा आइलैंड है. फिर उधर उसके आई थिंक राइट साइड में सिंगापुर आपको दिख सकता है एट द एंड एकदम टिप पे. ओके सो मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे जकार्ता था, उसके ऊपर था सिंगापुर. अब आप आ जाइए राइट साइड ऑफ द मैप पे. ठीक है, जो दूसरा मैप है हमारा, वहां पे आप देखिए कि हमारा दूसरे जो सिटी का नाम दिया गया था वो था बैंकॉक, जो थाईलैंड का कैपिटल है. करेक्ट. तो आप थाईलैंड वाला पोर्शन थोड़ा ढूंढ लीजिए पॉज करके, अगर आपको नहीं दिख रहा है वहां आपको दिखेगा एकदम साउथ में आपका, वहां पे बैंकॉक है स्टार मार्क्ड. ओके दैट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड. और हैनोई के लिए आप वियतनाम आप अगर ढूंढ लेते हैं, मुझे एक्चुअली क्लियर दिख रहा है बट आप पॉज करके आराम से देखिए, कोई चिंता की बात नहीं है. तो वियतनाम को आप देखिए, फिर आप देखिएगा वियतनाम के एकदम शुरू में हैनोई है. ओके एंड दैट इज द कैपिटल. सो यू शुड नो द कैपिटल्स ऑफ ऑल कंट्रीज और उनके लोकेशंस, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो मैप पे थोड़ा स्ट्रांग होल्ड इज गोइंग टू हेल्प इन यूपीएससी. ओके सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question is from the year 2013. Which one of the following pairs is correctly matched? Abyssinian Plateau, Arabia; Atlas Mountains, Northwestern Africa; Guiana Islands, Southwestern Africa; Okavango Basin, Patagonia. So please pause the video and we can discuss the answer then. So the answer here is Atlas Mountains, Northwestern Africa. So अगर आपको बाकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, फिर भी आपको एटलस माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। एंड आई विल से कि जो मेजर मेजर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके बारे में आप थोड़ा जान के रखिए, क्योंकि आप कभी कभी उसी से डिड्यूस कर लेंगे। यूपीएससी कभी कभी दिखाने के लिए टफ क्वेश्चन दे देता है, बट आप देखिएगा एक बहुत सा एक ऑब्वियस जो एक पार्ट होता है जो आपको नॉर्मली जानना चाहिए वो भी रहता है ऑप्शन में, और समटाइम्स आप उसी के थ्रू डिड्यूस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे तो एकदम से स्ट्रेट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई डिड्यूसिंग नहीं है। अगर आपको एटलस माउंटेन्स पता है देन ऑप्शन बी इज राइट, आपको दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। एंड एटलस माउंटेन्स आप अगर देखिए अफ्रीका का फिजिकल मैप में, तो एटलस माउंटेन्स एकदम नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एकदम ऊपर में आपको दिख सकता है, करेक्ट। और फिर हम लोग थोड़े और फीचर्स अगर देख लें अफ्रीका के, तो आप देख सकते हैं कि हमने मेडिटेरेनियन सी के समय में पढ़ा था ऊपर की कंट्रीज, करेक्ट। उसमें लिबिया भी हमने पढ़ा था, तो आप लिबिया में देख सकते हैं लिबियन डिजर्ट है। तो आप ये एरिया देख सकते हैं कि हाँ ये नॉर्थ में है अफ्रीका के, ओके। और अगर ज्यादा डिटेल्स में पूछे तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं उसको, ओके, बट इट इज एक्चुअली थोड़ा प्रॉपर नॉर्थ ही, ओके। फिर आप देखिए नाइल रिवर है आपका बीच में, देखिए यहाँ पे रेड सी है, रेड सी के आप अगर लेफ्ट साइड देखिए तो नाइल रिवर जाती है ऊपर से, नाइल रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिए। फिर ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे आपके लेक्स बनते हैं इसीलिए। और आप देख लीजिए इथोपियन हाईलैंड्स हैं आपके ऑन द यू नो मिडिल, नॉट इन द मिडिल ऑल्सो, मतलब इक्वेटर की जो लाइन पास हो रही है उसके थोड़ा ऊपर आप देखिए इथोपियन हाईलैंड्स, बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहां पे है, देखिए इथोपियन हाईलैंड्स, ठीक है। वो आपको देख लिया एक हमने। अभी नूबियन डिजर्ट भी है उसके जस्ट ऊपर थोड़ा, रेड सी जहाँ लिखा हुआ है वहां पे देखिए नूबियन डिजर्ट है, सो दैट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, ये भी आप देख लिया हमने। फिर दो माउंटेन्स भी मेंशन है यहाँ पे, तिब्बती माउंटेन्स और अहागार माउंटेन्स, तो ये भी हमने थोड़ा सा देख लिया। फिर कॉन्गो रिवर बेसिन अगर आप देखिए तो ये आपका इक्वेटर को क्रॉस करते हुए जो जगह है वहां पे है कॉन्गो रिवर बेसिन, तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है, तो वो भी थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक दीज आर कालाहारी डेजर्ट एंड नाम्बिया डेजर्ट। जो आप जाइए एकदम साउथ, आपको साउथ में वेस्ट में आप जाइए तो आपको दिखेगा कालाहारी डेजर्ट एंड नामीब डेजर्ट, सो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। दीज लोकेशंस आर इम्पोर्टेंट। एंड गल्फ ऑफ गिनिया भी आप देख सकते हैं, जो कर्व है यू नो अफ्रीका का, वहां पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ गिनिया मेंशन्ड है। एंड ग्रेट रिफ्ट वैली के पास लेक विक्टोरिया भी है। मोजाम्बिक चैनल, इफ यू आर नॉट अवेयर प्लीज सी ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप। आई मे बी थोड़ा फास्ट, तो आप पॉज करके आराम से ये मैप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं बस आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि क्या क्या चीज आपको देखनी चाहिए यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आप देखिए ये मोजाम्बिक है, ये अफ्रीका है, उसके दोनों के बीच में आपका मोजाम्बिक चैनल है। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जहाँ पे पास हो रही है आप देख सकते हैं, वहां पे है मोजाम्बिक चैनल, ओके। आप ये एक चीज देखिए कि सहारा के थ्रू तीनों ही पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, सॉरी सहारा के थ्रू नहीं सॉरी अफ्रीका के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन तीनों ही पास होती है, ओके। सो इट इज अ वेरी गुड रेफरेंस टू नो कि किस तरफ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जा रहा है। और जो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चंस में ऐसा पूछ दिया एनीथिंग विच कुड बी रिलेटेड कि ये तीनों किस जगह से पास होते हैं, तो इट इज अफ्रीका, ओके। सो यस, एंड केप ऑफ गुड होप तो एकदम एंड में देखिए टिप में वो केप ऑफ गुड होप है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रोसीड। Next question is from the year 2013. With reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry, which of the following statements is or are correct? 1. Bagasse can be used for biomass fuel for the generation of energy. Second, molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. Third, molasses can be used for the production of ethanol. So select the correct option using the codes given below. Option A, 1 only. Option B, 2 and 3 only.
Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2, and 3. So please pause the video and then we can discuss the answer. So the answer is 1 and 3 only. That is option C. यहाँ पे जो statement है, bagasse can be used as biomass fuel for the generation of energy, ये right है. And third line, molasses can be used for the production of ethanol, ये भी correct है. Second जो line है, molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers, ये गलत है क्योंकि molasses से हम लोग synthetic chemical fertilizers नहीं, हम लोग organic fertilizers बनाते हैं. So ये second statement is wrong. Okay, so ये थोड़ा environment का question लगता है, but वही है, थोड़ा mix up हो जाता है geography environment sometimes. So okay, so let's proceed to the next question then. Next question is from the year 2012. Which of the following is the chief characteristic of mixed farming? Okay, cultivation of both cash crops and food crops, cultivation of two or more crops in the same field, rearing of animals and cultivation of crops together, and option D is none of the above. So please pause the video and think on this answer because ये basic जो interrogation होता है UPSC का वो है. So pause the video, अच्छे से सोचिए and then we can discuss the answer. So the answer is option C, rearing of animals and cultivation of crops together. तो अगर आपने mixed farming पढ़ा है और आपने basics समझे हैं उसके, it is very important कि we understand the basics of whatever we study. We just like we हम लोग बहुत high target set कर लेते हैं बिल्कुल कि एकदम महानी बन जाना एक टॉपिक में, बट जब बेसिक्स की बात आती है देन वी गेट कंफ्यूज्ड. मतलब मिक्स फार्मिंग में हमें लगेगा कि शायद दो और मोर क्रॉप्स जब एक फील्ड में करते हैं तो उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, बट नहीं. मिक्स्ड फार्मिंग उसको बोलते हैं जब आप एक ही जगह पर क्रॉप्स के कल्टीवेशन को भी कर रहे हैं और आप एनिमल्स रेयरिंग भी कर रहे हैं. मतलब आपकी घास भी वहाँ, आपका गाय भी वहाँ पे घास खा रहा है और आपका क्रॉप्स भी वहाँ पे हो रहे हैं. सो दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग. आप दोनों ही चीजें एक जगह पे कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the year 2011. Between India and East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? 1. Deepening the Malacca Straits between Malaysia and Indonesia. 2. Opening a new canal across the Kra Isthmus between the Gulf of Siam and Andaman Sea. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. So please pause the video and then we can discuss the answer. So the answer is 2 only, that is opening a new canal across the Kra Isthmus between the Gulf of Siam and Andaman Sea is going to reduce the navigation time and distance between India and East Asia. So पहले इसमें हम ये समझते हैं कि isthmus क्या होता है. So isthmus is a narrow strip of land which joins two larger regions. और जब हम क्रा isthmus की बात कर रहे हैं, it joins Malay Peninsula to the main Asian mainland. ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर देखिए, जो कलरफुल पिक्चर है पहले हम उसको देखेंगे. वहां पे आप देखिए ऐसे पहले आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जो अभी ओरिजिनल रूट है वहां से ऐसे शिप्स वगैरह जा रहे हैं. ठीक है, तो आप देखिए कितना घूम कर जाना पड़ता है. वहीं अगर हम एक कैनाल बना दें थोड़ा लैंड को काट कर, क्रा कैनाल, तो आप देखिए वहां से स्ट्रेट ऐसे शिप चला जाएगा. हम लोग कितना डिस्टेंस और टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं navigation के लिए if we create a new canal across the Kra Isthmus, and this is the Kra Isthmus we are talking about. So और आप थोड़ा अगर ऊपर के पिक्चर को देखिए तो आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ सियाम है आपका ऑन द राइट साइड ऑफ द क्रा कैनाल वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली, और अंडमान सी है इस साइड में. ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड. थोड़ा बुरा पिक्चर है बट प्लीज मैनेज. ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि कहाँ की बात हम कर रहे हैं. ओके, so this is way how you can see that we can reduce the navigation time and distance because क्रा कैनाल ऐसे एकदम सीधे में पड़ता है और अगर ये हमने बना दिया जो गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान सी के बीच में है, then we can reduce the navigation time and distance between India and East Asia. So this is how the answer 2 only is the correct answer. And the location, I hope you're aware about it now. Okay, so let's proceed to the next question. Next question is from the year 2011. Southeast Asia has captivated the attention of the global community over space and time as a geostrategic ally significant region.
Which among the following is the most convincing explanation for this global perspective? A. It was a hot theater during the Second World War. Its location between the Asian powers of China and India. Option C. It was the arena of superpower confrontation during the Cold War period. And option D. Its location between the Pacific and Indian Oceans and its preeminent maritime character. So please pause the video and then we can discuss the answer. So the answer is option D. Its location between the Pacific and Indian Oceans and its preeminent maritime character. So आपको याद होगा कि पहले से ही इंडिया और ये जो इंडियन रीजन है, जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये काफी सॉट आफ्टर रीजन था. ब्रिटिश तभी तो यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपना पूरा फैक्ट्रीज जमाए थे, सारे लोग इधर ही ट्रेड करने आते थे. सो दिस प्लेस हैज ऑलवेज बीन स्ट्रेटेजिक. सो ये जो लोकेशन है ये काफी स्ट्रेटेजिक है एंड दैट इज वाई साउथ ईस्ट एशिया हैज कैप्टिवेटेड द अटेंशन. और इसी वजह से आज के टाइम में यहाँ पे एशियन पावर्स हैं लाइक इंडिया एंड चाइना. सो इट इज नॉट लाइक आप जब ये सोचते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना और इंडिया पावरफुल या एशियन पावर्स बने कैसे. ठीक है, तो इसीलिए द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके मैरीटाइम कैरेक्टर और लोकेशन के वजह से दिस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया is actually significant for the world. So yes, this is the right answer. Let's proceed to the next question. Next question is from the year 2010. As per UN Habitat's Global Report on Human Settlements 2009, which one among the following regions has shown the fastest growth rate of urbanization in the last 3 decades? A. Asia, B. Europe, C. Latin America and Caribbean, D. North America. So please pause the video and then we can discuss the answer. So the answer is option A, एशिया. अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन देखा जा रहा है. अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रेट की बात होती है तो वो अलग होता है, करेक्ट, कि रेट इज ऑलवेज रिलेटिव. जैसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो आज ऐसा नहीं है कि नंबर्स शायद किसी के भी ज्यादा हो जाए, लेकिन रेट हम जब बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा फिगर अलग होता है. सो आपको ये वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करना है कि व्हाट आर दे आस्किंग कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है या ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है, करेक्ट. तो ये चीज है. तो अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि यूएन हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स 2009 के हिसाब से कौन से रीजन का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट था अर्बनाइजेशन में. तो आप देख सकते हैं 2010 का ये क्वेश्चन था, तो मतलब ये करंट अफेयर रिलेटेड था. बट स्टिल वी आर कवरिंग दिस इन ज्योग्राफी, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इससे आपको ये भी समझ में आता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑन रिपोर्ट्स. और उसमें जो फैक्ट्स आते हैं कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा आगे था पीछे था, ये चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. फर्स्ट और लास्ट हमेशा याद रखिएगा और कुछ कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया एशिया, ये सब टाइप की चीजें आपको याद रखनी है. ओके, सो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि क्वेश्चन एशिया से था, तो क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एशिया का था तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. So Asia had shown a 70% growth from 1975 level of urbanization, and it was followed by Latin America with 28% growth. So yes, this was as per UN Habitat's global report on human settlements 2009. Let's proceed to the next question. Next question is from the year 2010. Which one of the following can one come across if one travels through the Strait of Malacca? Option A Bali, option B Brunei, option C Java, option D सिंगापुर. So आप देख सकते हैं कि आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं उसके बीच में आपको आंसर्स मिल जाते हैं काफी चीजों के. सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमने अभी अभी देखा है. सो आई होप यू कैन जस्ट से और थोड़ा सा आप सोच लो, ठीक है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन वी कैन डिस्कस द आंसर. सो द आंसर इज सिंगापुर, क्योंकि आप देखिए जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो आपका इस बीच से जाता है और हम लोग सिंगापुर के थ्रू ही जाते हैं. अभी जो हमने रूट देखा था वो हमने कैसे देखा था कि आपका वो आप यू नो ईस्ट साइड से आते हैं, फिर ऐसे नीचे से घूम के सिंगापुर के थ्रू फिर आपका ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में घुस जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाता है, करेक्ट. तो ये इसीलिए हम लोग सिंगापुर के थ्रू होके जाएंगे. और अगर थोड़ा सा मैप और अगर आपको याद हो तो जावा थोड़ा सा नीचे है, करेक्ट. इसके फर्स्ट आइलैंड कौन सी है, सुमात्रा, उसके बाद है जावा, राइट. तो जावा तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जब हम जा रहे हैं. ओके, so this is how you can mark the right answer. So let's proceed to the next question.
अरे ये बच्चे कहाँ से आ गए? ओह, क्वेश्चंस खत्म। ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी खत्म हो गया हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नाउ ओनली इंडियन ज्योग्राफी इज लेफ्ट फॉर ज्योग्राफी। गिव अस अ हिप हिप हुरे काइंड ऑफ वॉइस बनाओ यार। ओके। और जाओ थोड़ा खेल लो, प्ले टाइम नाउ, टन 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 छुट्टी। ओके, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बीच में थोड़ा पॉलिटी लाते हैं यार, बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो रहा है ज्योग्राफी, क्या बोलते हो, है ना? सो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और हम मिलते हैं काफ़ी गंभीरता से अगले वीडियो में। सो या, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।